नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे सामने है टर्बो टाइम्स प्लस का 30 अक्टूबर 2025 का अंक और इसमें कई ऐसी सुर्खियां हैं जिन पर गहराई से बात करना बनता है। शुरुआत करते हैं उस आस्था और परंपरा से जिसमें हाल ही में लाखों लोगों को एक सूत्र में पिरोया छठ महापर्व। 29 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय के साथ ही बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और देश विदेश के कई हिस्सों में लाखों व्रतियों ने उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। जी। सुबह का वक्त था लगभग 5:45 से 6:30 के बीच और इसी के साथ वो 36 घंटों का कठिन निर्जला व्रत संपन्न हुआ। तस्वीरें जो आईं, खासकर पटना, दिल्ली, पुणे जैसे शहरों से, वो बताती हैं कि घाटों पर आस्था का मतलब एक जनसैलाब सा उमड़ पड़ा था। रिकॉर्ड भीड़ थी। बिल्कुल। और ये नज़ारा सिर्फ भावनात्मक या धार्मिक ही नहीं था। घाटों पर हजारों की संख्या में पुलिस बल, मेडिकल टीमें, नगर निगम के कर्मचारी सब तैनात थे। लोकगीतों की गूंज थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, इसका आर्थिक पक्ष। आर्थिक? अच्छा, ये कैसे? हाँ, एक अनुमान के मुताबिक अकेले बिहार में छठ पर्व से जुड़ा कारोबार करीब 15,000 करोड़ रुपए का रहा। सोचिए, एक पर्व और इतना बड़ा आर्थिक चक्र। 15,000 करोड़ सिर्फ बिहार में? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। पूरे देश का क्या अनुमान है फिर? पूरे देश के लिए ये आंकड़ा लगभग 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अच्छा, बिहार के मुकाबले काफी कम लगता है। हाँ, वजह यह है कि बिहार और पूर्वी यूपी में इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और वहां इससे जुड़े छोटे छोटे मतलब अनगिनत व्यवसाय चलते हैं, जैसे पूजा की सामग्री, फल, कपड़े, बर्तन, यहाँ तक कि छोटे ट्रांसपोर्टर्स और कारीगर। ये वो असंगठित अर्थव्यवस्था है जिसकी ताकत अक्सर बड़े जीडीपी आंकड़ों में पूरी तरह नजर नहीं आती। ये पर्व सिर्फ आस्था नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का भी जरिया है और इसका सामाजिक राजनीतिक महत्व भी कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सभी प्रमुख नेताओं ने इस पर्व पर शुभकामनाएं दी और इसके महत्व को रेखांकित किया। आस्था और अर्थव्यवस्था का ये संगम वाकई दिलचस्प है। और आस्था से ही जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम अयोध्या से सामने आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने घोषणा की है कि मुख्य मंदिर और पूरे परिसर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। ये सिर्फ रामलला के गर्भगृह की बात नहीं है, बल्कि इसमें शिव, गणेश, सूर्य, देवी भगवती, अन्नपूर्णा और शेषावतार के मंदिर भी शामिल हैं। साथ ही भव्य स्तंभों का निर्माण भी पूरा हो गया है और खबर ये भी है कि 25 नवंबर को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह एक विशेष समारोह होगा जिसमें करीब 6,000 से 8,000 आमंत्रित श्रद्धालु और देश भर के प्रमुख संत महात्मा शामिल होंगे। अच्छा। आम भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था इसके अगले दिन यानी 26 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। यह वाकई एक लंबे, ऐतिहासिक और कई बार विवादित रहे अध्याय के समापन जैसा है। निर्माण पूरा होने के साथ साथ इसमें पुरानी विरासत को सहेजने की बात भी कही गई है। इसका क्या मतलब है? क्या कुछ खास किया जा रहा है? देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर नया निर्माण होता है तो अक्सर पुरानी संरचनाओं या ऐतिहासिक महत्व की चीजों के संरक्षण का सवाल उठता है। यहाँ ट्रस्ट का कहना है कि पूरे परिसर के विकास में इस बात का ध्यान रखा गया है। संभवतः इसका मतलब है कि आसपास के पुराने मंदिरों, कुंडों या अन्य ऐतिहासिक ढांचों को नवीन निर्माण के साथ एकीकृत किया गया है या उनका जीर्णोद्धार किया गया है, ताकि आधुनिक भव्यता के साथ साथ उस स्थान का सदियों पुराना धार्मिक और ऐतिहासिक चरित्र भी बना रहे। इसके अलावा पूरे परिसर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, वीआईपी मेहमानों के लिए प्रोटोकॉल, लाइटिंग और भक्तों की सुविधा का ध्यान रखना, ये सब इस परियोजना के विशाल स्तर और कह सकते हैं राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। चलिए अब आस्था और निर्माण से हटकर शासन और नीति की दुनिया में चलते हैं। एक बड़ी खबर जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। जी है, और ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि सरकार ने ये तय कर दिया है कि ये आयोग किन किन मुद्दों पर विचार करेगा, इसका दायरा क्या होगा और इसे अपनी रिपोर्ट कब तक देनी है। इसके दायरे में 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी आते हैं। इसमें रक्षा सेवाओं के कर्मी भी हैं और सिविलियन कर्मचारी भी। 50 लाख? जी। साथ ही 70 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी भी हैं।
इतना ही नहीं, जो स्वायत्त निकाय हैं मतलब ऑटोनोमस बॉडीज, उनके कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी इसी आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर करोड़ों लोगों की नजरें इस आयोग पर टिकी रहेंगी। करोड़ों लोग तो ये जानना चाहेंगे कि उनकी जेब पर इसका असर कब तक दिखने की उम्मीद है, और ये आयोग किन मुख्य बातों पर गौर करेगा। आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 18 महीने? ठीक है। जहां तक दायरे की बात है, ये सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। आयोग वेतन और भत्तों की पूरी संरचना की समीक्षा करेगा, महंगाई के असर का आकलन करेगा, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन और पेंशन के एक हिस्से को एक मुश्त लेने यानी कम्यूटेशन के नियमों को देखेगा। अच्छा। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया और शर्तों पर भी विचार करने की बात टीओआर में शामिल है। तो ये एक काफ़ी, आप कह सकते हैं, व्यापक समीक्षा होने वाली है। पिछले वेतन आयोगों के मुकाबले इस बार शायद काम करने के माहौल, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसे नए पहलुओं पर भी विचार हो सकता है। हालांकि ये टीओआर में इतना स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण की एक और लड़ाई आसमान में भी लड़ी जा रही थी। हाल ही में करीब 53 साल के लंबे गैप के बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का एक ट्रायल किया गया। उम्मीद थी कि इससे हवा कुछ साफ होगी। हाँ, ये एक दिलचस्प प्रयोग था जिसे आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया गया। क्लाउड सीडिंग में होता यह है कि विमानों के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे कुछ रसायन छोड़े जाते हैं ताकि बारिश की बूंदें बनने की प्रक्रिया तेज हो सके और बारिश हो जाए। अच्छा। मकसद था कि बारिश हवा में मौजूद प्रदूषक कणों, खासकर PM 2.5 और PM 10 को धोकर नीचे ले आएगी और हवा साफ हो जाएगी। लेकिन नतीजा वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी। मतलब बारिश हुई ही नहीं, या हवा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरे शहर के पैमाने पर देखें तो कोई खास बारिश नहीं हुई और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सुबह 8 बजे भी 306 पर बहुत खराब श्रेणी में ही बना रहा। ओहो। हालांकि दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर का दावा है कि जिन चुनिंदा टेस्ट साइट्स पर ये रसायन छोड़े गए थे, वहां PM 10 और PM 2.5 के स्तर में 6 से 10% की कमी जरूर देखी गई। अच्छा, थोड़ी कमी आई मतलब? हाँ, मतलब PM 2.5 और PM 10 वो सूक्ष्म कण हैं जो हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं और हवा की गुणवत्ता इन्हीं के आधार पर मापी जाती है। हाँ। तो एक लोकलाइज्ड असर शायद हुआ हो, लेकिन शहर की हवा को कोई खास राहत नहीं मिली। तो क्या इस महंगे पायलट प्रोजेक्ट को एक तरह से नाकाम माना जाए या अभी उम्मीद बाकी है? देखिए, नतीजे सीमित रहे ये तो साफ है, और ये सवाल भी जायज है कि क्या ये तकनीक दिल्ली जैसे विशाल और जटिल प्रदूषण पैटर्न वाले शहर के लिए वाकई प्रभावी समाधान बन सकती है, खासकर तब जब प्रदूषण का स्तर पहले से ही बहुत ज्यादा हो। ये तकनीक शायद कुछ खास मौसम की परिस्थितियों में ही ज्यादा कारगर होती हो। हालांकि अधिकारी से शुरुआती ट्रायल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे और प्रयोग किए जाएंगे। शायद भविष्य में अलग परिस्थितियों में या अलग रसायनों के साथ बेहतर नतीजे मिले, लेकिन फिलहाल तो ये दिल्ली की उस जद्दोजहद को दिखाता है जो वो अपने गंभीर वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कर रही है, चाहे वो तकनीक कितनी भी महंगी या वार्षिक क्यों ना हो। पर्यावरण और तकनीकी समाधानों की बात से अब रुख करते हैं एक बड़ी रणनीतिक और आर्थिक परियोजना की ओर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रेट निकोबार द्वीप में बन रहे एक मेगा प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, नया एयरपोर्ट, टाउनशिप, पावर प्लांट और यहाँ तक कि एक इलेक्ट्रॉनिक हब और लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात है। ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है? इसकी अहमियत समझने के लिए ग्रेट निकोबार के लोकेशन को देखना होगा। ये भारत के दक्षिणी सिरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के बेहद करीब है, मलक्का स्ट्रेट। अच्छा, मलक्का स्ट्रेट के पास। जी। इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ और व्यापारिक दबदबे को मजबूत करना है। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की योजना है। तो इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? ब्लू इकोनॉमी की भी बात होती है इसके संदर्भ में। वो क्या है? बिल्कुल। सबसे पहले तो एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बनने का मौका मिलेगा। अभी हमारे कई जहाज़ों को सिंगापुर या कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर जाना पड़ता है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। ये तो है। दूसरा, ये प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा, जो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा,
ये ब्लू इकोनॉमी को सीधे तौर पर बढ़ावा देगा। ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों पर आधारित आर्थिक गतिविधियां जैसे मछली पालन, समुद्री परिवहन, शिप रिपेयरिंग, तटीय पर्यटन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी वगैरह। अच्छा, मतलब समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट इन सभी क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा करेगा और अंततः ये भारत की व्यापक समुद्री महत्वाकांक्षाओं और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन का एक ठोस प्रतिबिंब है। ये तो वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लगती है। तो आज हमने देखा कि कैसे टर्बो टाइम्स प्लस की सुर्खियों ने हमें भारत की विविधता और जटिलताओं की एक कह सकते हैं एक झलक दिखाई। आज हमारे साथ इन खबरों की गहराई में उतरने के लिए आपका शुक्रिया।